तो आइए 10th क्लास का आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या होता है सुने। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख रहा है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमिति आ गई, इसका मतलब तीन कोण हैं, तीन एंगल हैं। तो याद रहे यहाँ पे हम बात करेंगे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी कि समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज लिया, माना कि ए, बी और सी। इस समकोण त्रिभुज में एक होता है 90 डिग्री का कोण। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने का डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और एक होगा थीटा। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी, 90 डिग्री 90 डिग्री कोण की जो सम्मुख भुजा होगी, उसको हम बोलेंगे कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। और जो थीटा के अपोजिट साइड होगी, थीटा के सम्मुख भुजा, उसको हम बोलेंगे लंब, परपेंडिकुलर। और जो नीचे रह गया उसको क्या बोलेंगे? बेस यानी आधार। ये तो था हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो यहाँ पे याद रहे त्रिकोणमिति में हमेशा 90 डिग्री का जो एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, उसका यूज होगा। और इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा होगी, वो होगी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। थीटा के जस्ट सामने की भुजा होगी वो होगी लंब, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या होगा? बेस यानी आधार। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम कैसे भी बनाए, जैसे माना कि मैंने ऐसे बना लिया, जैसे यहाँ पे है 90 डिग्री, ये वाला है थीटा। अब इसमें बताएं कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूस है, कौन परपेंडिकुलर। देखिए 90 डिग्री के अपोजिट साइड 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होगी? कर्ण। तो ये तो हो गया क्या? हाइपोटेन्यूस। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड ये क्या होगी? लंब यानी परपेंडिकुलर। और जो रह गया वो क्या हो गया? बेस यानी आधार। तो ये बेस हो गया। सेम इस ट्रायंगल को मैं कैसे भी बनाऊं, माना कि मैंने ऐसे बना दिया इसको, ऐसे। यहाँ पे थीटा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब बताओ इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूस है? तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। और थीटा के जस्ट अपोजिट साइड, थीटा के जस्ट सामने की भुजा, ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर यानी लंब। और जो रह गया वो क्या बन गया? आधार। तो ये बेस है। तो याद रहे ये गलती ना करेंगे, जो सबसे नीचे वाली साइड है, नीचे वाली भुजा है, वो ही बेस होगी। ये बेस कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे देखो यहाँ पे लंब, यहाँ पे है कर्ण, यहाँ पे आधार, यहाँ पे पहले आधार इधर है, अभी आधार इधर आ गया, यहाँ पे आधार नीचे। तो जो नीचे वाली साइड होगी वही कोई आधार, जरूरी नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि थीटा के जस्ट सामने भुजा कौन सी है, वो लंब है। 90 डिग्री अपोजिट साइड है वो कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। और जो रह गया वो क्या है? बेस है यानी आधार। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, त्रिकोणमिति अनुपात की। ये क्या होता है? तो किसी एक समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी एक समकोण त्रिभुज में तीन तो होंगे एंगल, 1 2 3, और तीन ही क्या होंगी? साइड। जैसे माना कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये तो एंगल 1, ये एंगल 2, माना ये एंगल 3। इसका नाम दे दूँ मैं ए बी सी। और ये बी सी भुजा इसका दे दिया मैंने x, ए सी भुजा इसका दे दिया y, और जो ए बी भुजा इसका दे दिया z। अब इस त्रिभुज में तीन तो है कोण और तीन ही क्या है? भुजा। तो किसी समकोण त्रिभुज में कोण और भुजाओं के अनुपात को, किसी समकोण त्रिभुज में कोण और भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अच्छा, अब हम आते हैं इस चैप्टर पे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें ओनली त्रिकोणमिति के मान रखने हैं और आपको डायरेक्ट आंसर निकालने हैं, बस इतना सही है। जैसे कि साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, वो ही बता देता हूँ मैं साइड में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो होते हैं 6। कौन कौन से? साइन,
कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। वो कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इनको जमाना कैसे है? इनको हमें जमाना है ऐसे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब इनको ऐसे ही क्यों जमाया मैंने? क्योंकि ये एक दूसरे के होते हैं अपोजिट। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे साइन की, किसके अपोजिट होगा? कोसेक के। कॉस किसके अपोजिट होगा? सेक के। और टेन किसके अपोजिट होगा? कॉट के। तो देखो, जैसे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। ऐसे यहाँ पे टेन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 कॉट थीटा। ऐसे ये कोसेक है तो कोसेक थीटा ये आ जाएगा 1 साइन थीटा, क्योंकि इसके अब ये ऊपर आ गया, नीचे कौन बच जाएगा? साइन। ऐसे यहाँ पे आएगा सेक, ये आएगा 1 कोस थीटा। और कॉट ये आएगा 1 टेन थीटा। तो इस हिसाब से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जो 6 अनुपात हैं, ये एक दूसरे के कैसे कैसे उल्टे हो जाते हैं, कि कौन किसका उल्टा होता है वो हम यहाँ से, कौन किसका अपोजिट होता है वो हम यहाँ से आराम से देख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूले बने ही हैं 6 के 6, इसमें 2 फॉर्मूले और हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है, एक आपको इस चैप्टर में जो काम पड़ेगा वो है टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है टेन थीटा का। और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा भी लिख सकते हैं और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, और इसका दूसरा है कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा, जब टेन का साइन अपॉन कॉस है तो कॉट किसका अपोजिट होता है? कॉट होता है टेन का अपोजिट। तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन कहाँ जाएगा? नीचे। तो कॉस अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, ये आपको इस चैप्टर में काम में आएंगे। तो ये तो हो गया इसका चैप्टर का थोड़ा सा बेस। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में हमें जो डिग्री में मान निकालने, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है वो टेबल देखिए। पहले तो सबसे पहला है साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। अब इनके बारे में देखिए, सबसे पहले इनका हमें 0 डिग्री से इस चैप्टर में ओनली, यदि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी डिग्री के मान हमें याद हैं, जैसे कि 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यदि हमें सारी वैल्यू पता है तो हम आराम से इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में, इनका डिग्री के बारे में पता है तो एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से गलत नहीं होगा। अब देखिए इनको याद कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो सभी डिग्री में मान है वो बता देता हूँ। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 और 60 और उसके बाद 90 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए। यदि ये आपको सारे याद हैं तो इस चैप्टर का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए इसके मान कैसे निकालते हैं, इनकी मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इनका पूरा विश्लेषण है कि कहाँ से आते हैं इनके मान। जैसे कि साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/2 होता है। तो ये मान कहाँ से निकल के आते हैं उसका पूरा विश्लेषण मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बार मैं बता देता हूँ टेबल बना के, जिसको आप साथ में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये अब टेबल आपको याद है तो इसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और इसके बाद मैं बताऊँगा आपको इस चैप्टर के जो ट्रिग्नोमेट्रिक हम मान निकाल रहे हैं वो सबका अलग अलग से विश्लेषण, कि कहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कहाँ से आई। तो पहले टेबल देख लीजिए। तो इसको याद करने के लिए इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है, क्या करें, 0 से स्टार्ट करें और सबसे पहले लिखें यहाँ पे 0, उसके बाद 30, फिर लिखें 1,
फिर लिखे 2, फिर 3 और यहाँ पे 4। फिर से सुने, सबसे पहले लिखा हमने 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर 3 और फिर 4। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, सबके अपॉन में लगा दीजिए 4। तो यहाँ पे भी 4 लगाओ, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपॉन में 4। ये आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबके ऊपर लगा दीजिए रूट। देखिए जैसे मैं यहाँ पे रूट लगाऊँ, ये रूट लग गया, ऐसे यहाँ पे हमें अंडर रूट लगाना है, ये लग गया, ऐसे यहाँ पे हमें अंडर रूट लगाना है, ये लगा दिया, यहाँ पे भी अलग से और यहाँ पे भी हमने अलग से क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। अब सबको सॉल्व करते जाओ और आराम से हम साइन की सारी वैल्यू हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 0 को तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 का रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हर जगह आपको क्वेश्चन में क्या रखनी है, 0 ही रखनी है। अब बात करें 30 की, साइन 30 के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करो तो अलग अलग रूट निकालना है। 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का रूट क्या हो जाता है, 2। तो ये साइन 30 हो गया और साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब निकालेंगे 45 के लिए, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 बार कैंसिल हो गया। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा और 2 का रूट निकालेंगे अलग से क्या आ जाएगा, 1/√2। क्योंकि यहाँ पे 1 का रूट तो 1 ही होता है और 2 का रूट निकलता नहीं है तो रूट में रख दिया इसको, √2 हो गया यहाँ पे। अब निकालेंगे 60 की, तो देखिए 3 है ऊपर, तो 3 का रूट तो निकलेगा नहीं, तो √3 ही रहेगा, और 4 का निकालेंगे तो 4 का रूट क्या होता है, 2। तो इसकी 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। अब निकालेंगे 90 की, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, और 1 का रूट निकल के क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे साइन की सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब ऐसे यहाँ पे हमें कॉस की निकालनी है, तो कॉस के लिए क्या करें, हम 90 से शुरुआत करेंगे और उनको उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना लिख रहा है, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। उसके बाद यहाँ पे कितना है, √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 1/√2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। उसके बाद यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। यहाँ पे है 0 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। ये किसके मान आ गए, ये कॉस के। कॉस 0 का मान निकालेंगे 0, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो साइन के यदि हमें पता चल के निकालें, याद कर लें, तो कॉस के ऑटोमेटिक याद वहाँ पे हो गई, क्योंकि साइन की यदि इधर से ऐसे हैं तो कॉस के लिए उधर से लिखना शुरू करेंगे, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2 आ जाएगा, फिर 1/2 और ये 0। उसके बाद बात करेंगे हम tan की। अब देखिए आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे यदि sin अपॉन cos हम करते चले जाएं तो आराम से tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं हो तो याद रखें कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये sin की वैल्यू है, ये cos की वैल्यू है, तो आराम से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे हमें निकालनी है tan 0 की, तो यहाँ पे रखेंगे sin 0 अपॉन cos 0, दोनों जगह थीटा समान होना चाहिए, तो sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 कितना है, 0 अपॉन cos 0 कितना है, 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब जैसे निकालनी है 30 की, tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए tan 30 के लिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 30 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 30, तो ये हो गया sin 30 अपॉन cos 30। अच्छा sin 30 कितना है 1/2, तो यहाँ पे 0 की जगह पे हो जाएगा 1/2, और cos 30 कितना है √3/2, ये है √3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल्ड, क्या बचेगा 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। मतलब इसमें डिवाइड करना है, साइन में डिवाइड करना है, किसका कॉस का ये आ गया, इसमें डिवाइड किया इसका ये आ गया, सेम टू सेम इसमें इसका डिवाइड करेंगे, ये भी 1/√2 ये भी 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्या बचेगा 1। इधर आ जाएं, अब देखना 2 से 2 नीचे क्या हो जाएगा कैंसल, इधर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा
√3/1 बचेगा, इसको √3 ही लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 1 में डिवाइड कर, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आएगा 1/0 और किसी भी नंबर में, दुनिया का कोई भी नंबर हो उसमें यदि 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, हमेशा इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। तो ये आ जाएगा अनंत, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 45 1/√2, टेन 45 1, टेन 60 √3, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। ये सारी वैल्यू हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉट, सेक और कोसेक, ये कैसे निकालें। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैंने लिखे 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनको जमाते कैसे, देखिए इनको जमाना है ऐसे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब यहाँ पे मैंने ऐसे ही क्यों जमाया इनको, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। देखिए जैसे हमें साइन के नीचे कौन लिखा हुआ है, कोसेक, तो जो साइन कोसेक की वैल्यू होंगी वो होंगी साइन की अपोजिट, यानी साइन की जो भी वैल्यू उल्टा करते चले जाएंगे, किसकी वैल्यू आ जाएंगी, कोसेक की। अच्छा, कॉस के नीचे क्या लिखा हुआ है, सेक, तो कॉस की जो भी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे सबको उल्टा करते चले जाएंगे, किसकी वैल्यू आ जाएंगी, सेक की। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेन के नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉट, तो टेन की सारी वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएंगी, कॉट की वैल्यू आ जाएंगी। अब देखिए, तो ऐसा करें, सबसे पहले जिसके अपॉन में कुछ नहीं है थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, 1 मान लें। जिसके अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लिया, इसके अपॉन में 1 ले लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं था, क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब देखिए, अब जैसे हमें निकालनी कॉट की, तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन की सारी वैल्यू, जो सभी वैल्यू दे रखी है सबको उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे लिख रहा है 0/1, तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1 तो चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगी नीचे, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, इन्फिनिटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए 30, तो इसको उल्टा करना है क्योंकि 10 की वैल्यू उल्टा करते जा रहे हैं, इसको उल्टा करेंगे तो √3 चला जाएगा ऊपर और 1 का आ जाएगा नीचे। ऐसे ही उल्टा करेंगे तो 1/1 है तो 1 बन ही रहेगा, वो उल्टा करो चाहे मत करो। यहाँ पे देखें, ये है √3/1, उल्टा करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞, तो 1/∞, और 1/∞ ध्यान रखना क्या होता है, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉट की। अच्छा, हमने कॉट निकाल लिया, टेन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया, सेक और कोसेक रह गए। अब हम बात करें यहाँ पे यदि सेक की, तो देखिए सेक किसके नीचे लिखा हुआ है, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस का अपोजिट। तो कॉस की जितनी भी वैल्यू है सबको उल्टा करते चले जाएंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी, सेक की वैल्यू निकल के आ जाएंगे। देखिए कैसे, तो सबसे पहले ऐसा करें, कॉस की वैल्यू में जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में थोड़ी देर के लिए क्या ले लें, 1 ले लें। हमने 1 ले लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो √2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ऐसे ही इसको उल्टा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ऐसे इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अच्छा, अब इधर आ जाए कोसेक पे। अच्छा, कोसेक किसके नीचे लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है साइन के नीचे, तो साइन की जितनी भी वैल्यू है सबको हम कर देंगे उल्टा। तो सबसे पहले जिसके अपॉन में थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं है उसके लिए नीचे क्या मानेंगे, 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं था नीचे क्या ले लिया, 1, तो इसको उल्टा करो तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0 और 1/0 क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पे आ जाए 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। इसको उल्टा करेंगे तो √2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। इसको उल्टा करेंगे 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। ऐसे ही इसको उल्टा करेंगे 1/1 का उल्टा तो 1 ही होगा। तो ये आपकी 0 से लेके 90 तक की सारी वैल्यू आ चुकी हैं। इसके हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये टेबल बनाना आपको आता है तो इस चैप्टर में हमें कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी।
तो इस तरीके से आपको इस टेबल को जब तक आप बिना देखे एक बार में ना बना दें, 4 बार बनानी पड़े या फिर 5 बार बनानी पड़े या फिर 10 बार बनानी पड़े, एक बार में बन जानी चाहिए बिना देखे। प्रैक्टिस करें, 4 बार बनाएं, 5 बार बनाएं, जितनी बार में आप एक बार में ही बन जानी चाहिए बिना देखे। तो जितनी बार प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत पड़े इतनी बार उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये टेबल आपको बनाना आ गया तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना था साइन 0 की वैल्यू, तो उसके लिए साइन के लिए क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, सबके अपॉन में 4 4 4 4 लगा दिया और सबके रूट लगा दिया और सॉल्व कर लिया। किसकी वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 2, 1/2 आ गया। ऐसे यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट निकाला 1 आ गया, 2 का रूट निकाला √2 आ गया। ऐसे इधर आ जाए, 3 का रूट √3 रहेगा और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। ऐसे इधर आ जाए, 4/4 किया 1 आ गया, 1 का रूट क्या आएगा 1 ही आएगा। कॉस के लिए क्या किया, कॉस के लिए इधर से नोट करना शुरू करें, इधर 1 है तो 1 आ गया, उसके बाद √3/2 √3/2, उसके बाद 1/√2 1/√2, उसके बाद 1/2 1/2, उसके बाद 0, उसके बाद क्या आ जाएगी 0। तो यदि साइन के आपको पता है तो हम कॉस के भी आराम से उसी के हिसाब से निकाल सकते हैं। उसके बाद करें टेन की, तो टेन का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस करते जाओ, टेन आता चला जाएगा, 0/1 करेंगे तो क्या आएगी 0, 1/2 बटे √3/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ऐसे यहाँ पे ये बटे ये करेंगे तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ पे 1 में डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आएगा इन्फिनिटी। अब ये आने के बाद साइन कॉस टेन तो हम आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद के जो तीनों मान है कॉट सेक और कोसेक, ये होते हैं इन ऊपर वालों के अपोजिट। अब कौन सा किसके अपोजिट होता है, कोसेक होता है वो साइन के अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस के अपोजिट और कॉट होता है टेन के अपोजिट। तो जैसे हमें चाहिए कॉट की, तो टेन की जो भी वैल्यू है सबको उल्टा कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी कॉट की, कॉस की जो भी वैल्यू सबको उल्टा कर देंगे किसकी वैल्यू आ जाएंगी सेक की, साइन की जितनी वैल्यू सबको उल्टा कर देंगे किसकी वैल्यू आ जाएंगी कोसेक की। तो इसके हिसाब से हम ये वाली टेबल आराम से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो भी हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ये तो हमने एक ऐसे समझो रटने का तरीका हो गया, इस टेबल को रट लिया हमने, ये तरीका हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो भी वैल्यू आई है ये कहाँ से निकल के आती है। ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बनी है त्रिकोणमितीय अनुपात की, जो भी डिग्री में मान निकाला हमने, ये टेबल कहाँ से आई, कहाँ से बनी, तो देखिए इसका पूरा विश्लेषण। तो आइए अब हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिग्री में मान निकाले त्रिकोणमिति के, वो हमारे मान कहाँ से निकल के आए, वो कैसे निकालेंगे। जो हमने टेबल अभी बनाई थी वो टेबल में जो मान भरे थे वो कैसे निकले हैं, वो देखिए कैसे बताएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका विस्तार पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल जो पढ़ा अपने समकोण त्रिभुज, उस पर एक प्रमेय होती है पाइथागोरस थ्योरम। एक मैथमेटिशियन दिए पाइथागोरस, उन्होंने अपने नाम पे एक थ्योरम दी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, वो पढ़ेंगे। उसी के हिसाब से हम उसी की सहायता लेके हम इसका जो विस्तार है जो मान निकालने का वो हम पढ़ पाएंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज लेना है, माना कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज AB और C, और यहाँ पे ये जो कोण B है वो है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं BC, AC और AB। तो इन तीनों भुजाओं पे पाइथागोरस जी ने क्या किया, तीनों भुजाओं पे अलग अलग बना दिए वर्ग। वर्ग क्या होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, समान, और चारों कोण कितने कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे एक वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया। अब BC भुजा उतनी होगी, उतनी ही ये भुजा होगी, उतनी ही ये भुजा होगी और उतनी ही ये भुजा होगी, यानी इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान समान होंगी। ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है जी। ऐसे ही ये वाली भुजा है AC, इस पर भी एक वर्ग बना दिया, माना कि ये मैंने वर्ग बना दिया यहाँ पे, इसकी भी ये चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान ही होंगी।
ऐसे ही सेम टू सेम ये ए बी भुजा है, इस पे भी एक वर्ग बना दिया ऐसे करके। इसकी भी ये चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान ही होंगी। दोबारा सुने, ये कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज पर इस AC भुजा को लेके एक वर्ग बना दिया। ये AC उतनी है, उतनी ही ये होगी, उतनी ये होगी और उतनी ही ये होगी। और ऐसे ही ये है, इनके नाम डाल देता हूँ, ABC D E F G H और I। आप अपने हिसाब से कुछ भी डालें। अब यहाँ पे ये जो वर्ग बन रहा है, ये जो वर्ग बन रहा है ऐसे करके, इस वर्ग का यदि हम निकालें एरिया यानी क्षेत्रफल, यदि इस वर्ग का नाम क्या है, ACDE, तो स्क्वायर यानी वर्ग ACDE का क्षेत्रफल निकालें यानी एरिया निकालें, तो इसका जो एरिया आएगा वो बराबर होगा यानी इक्वल होगा इस स्क्वायर के एरिया के और इस स्क्वायर के एरिया के। यानी कि ये जो स्क्वायर है इसका यदि क्षेत्रफल निकालें इसके, और ये जो स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल निकालें इसके, तो इन दोनों के योग के कैसा आएगा, बराबर। और यही क्या थी, यही थी पाइथागोरस थ्योरम। दोबारा सुने, ये त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज ABC। इसकी तीनों भुजाओं पर इस भुजा को लेके एक वर्ग बना दिया, इधर इस भुजा की माप को लेके एक वर्ग बना दिया, इधर इस भुजा की माप को लेकर एक क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, वर्ग बना दिया। स्क्वायर बनाने के बाद हमें निकालना है इन तीनों का एरिया यानी क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखना, इसका क्षेत्रफल निकालें, इस स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालें और इस स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो इस स्क्वायर का क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल इसके और इसके योग के बराबर होगा। जैसे माना कि इसका क्षेत्रफल आया 2, इसका क्षेत्रफल आया 2, तो इसका जो आएगा वो इन दोनों के बराबर होगा, यानी कि कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे माना कि इसका है 3, इसका है 3, तो जैसे इसका है 4, तो इसका इन दोनों के योग के बराबर होगा। 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। ये थी पाइथागोरस थ्योरम कि इसका क्षेत्रफल निकालें और इन दोनों स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालें तो वो कैसा आएगा, वो बराबर बराबर आएगा। यानी कि वर्ग ACDE का क्षेत्रफल बराबर आएगा किसके, वर्ग BCIH का क्षेत्रफल, वर्ग BCIH का क्षेत्रफल प्लस ये वाला कौन सा है, वर्ग BGFA प्लस वर्ग BGFA का क्षेत्रफल। और यही क्या है, यही पाइथागोरस थ्योरम है कि इसका जो क्षेत्रफल आता है वो इन दोनों के योग के बराबर आता है। यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकालें और इसका निकालें तो इसका और इन दोनों का योग कैसा होगा, बराबर होगा। तो निकालें, देखिए, तो जो स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं भुजा इंटू भुजा। स्क्वायर का जो एरिया होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर कहते हैं, या फिर भुजा इंटू भुजा भी हम कह सकते हैं। तो इसमें जो भुजा है, किसको भुजा मान के बनाया था, इस AC भुजा को मान के हमने ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो वर्ग है वो बनाया था। अच्छा, ये भुजा कौन सी है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो गई। जैसे माना कि यहाँ पे मान लिया मैंने थीटा, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, लंब, यानी कि ये लंब हो गया, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या है, आधार, यानी कि बेस। अच्छा, अब देखें, तो यहाँ पे ACDE का क्षेत्रफल निकालें, ACDE इस डायग्राम का क्षेत्रफल निकालें, इस एरिया निकालें इसका स्क्वायर का, तो क्या आएगा, साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो इसकी चारों भुजाएं समान है, हम कोई सी भी एक भुजा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की जो चारों साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यदि मैं AC भुजा का स्क्वायर करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि इसकी ये जो AC जो भुजा है वो इसके और इसके तीनों के कैसी है, बराबर है, यानी कि इसके चारों साइड चारों भुजा कैसी हैं, इक्वल है, क्योंकि ये वर्ग है। तो इसका मतलब हमें कोई सी एक भुजा का स्क्वायर करना है, तो एक भुजा हमने AC ले ली, AC का स्क्वायर। अच्छा, इक्वल। अब हम बात करें वर्ग BCIH का क्षेत्रफल कहाँ है, BCIH ये वाला BCIH, इसका यदि क्षेत्रफल निकालें, एरिया निकालें, तो ये भी क्या है, वर्ग है, ये भी स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा अब हम कौन सी ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, क्योंकि चारों BC के बराबर होंगी, तो कोई सी भुजा ले ली BC, तो BC स्क्वायर प्लस इधर कौन सी BGFA का क्षेत्रफल कहाँ है, BGFA BGFA। अब इधर वाले स्क्वायर की बात करें, इस वाले स्क्वायर में भुजा कौन सी ले सकते हैं, AB, क्योंकि ये भी AB के बराबर होगी, ये भी AB के बराबर होगी, और ये भी AB के बराबर होगी, तो कोई सी एक भुजा ले सकते हैं, हमने AB ले ली, तो AB का स्क्वायर। तो इस तीनों स्क्वायर का अलग अलग क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। इसका क्षेत्रफल निकाला, भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकाला, भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकाला, भुजा स्क्वायर। अच्छा, अब इस ABC त्रिभुज में जो AC भुजा है, AC ये क्या है, कर्ण है, तो इसको लिख सकते हैं कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल BC क्या है, BC है आधार, यानी आधार का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या है AB क्या था, लंब, तो लंब का स्क्वायर। ये क्या हो गई आपकी, यही हो गई पाइथागोरस थ्योरम। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण का होल स्क्वायर करें तो बराबर आएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। इंग्लिश में लिखें इसको तो ये होगा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके हिसाब से हम इसमें से 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ से ओनली ये निकालें कर्ण का होल स्क्वायर, तो कर्ण का होल ये तो निकल रहा है यहाँ पे, जैसे आधार का होल स्क्वायर निकालें, आधार का होल स्क्वायर इक्वल, अब ये प्लस का लंब में इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इधर लिख रहा है कर्ण स्क्वायर, माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अच्छा, जैसे इसका निकालें लंब का, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये भी 2 फॉर्मूले और हम इसमें बना सकते हैं। तो यही पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जो कर्ण का होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार स्क्वायर के प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम में अगले जो हम बेस जो पूरा विस्तार है उसका ट्रिग्नोमेट्री जो मान है 0 डिग्री 30 डिग्री की जो मान है वो कहाँ से निकल के आए, उसमें ये वाला पूरा काम में आएगा कि ये जो थ्योरम है ये वाली काम में आएगी। देखिए आगे नोट कर सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, तो ध्यान से देखें जरा। माना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। माना कि ये मैंने लिया एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम है AB और C। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे है 90 डिग्री और यहाँ पे क्या होता है थीटा। कहीं पे ले सकते हैं थीटा, वैसे यहाँ ले सकते हैं चाहे यहाँ ले सकते हैं। ये कोई समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें हमें कितने डिग्री के लिए थीटा इक्वल कितने डिग्री के लिए निकालना है, 0 डिग्री के लिए। तो थीटा को किधर मूव करना है, 0 डिग्री के लिए, यानी कि घटाना है, कम करना है। तो 0 डिग्री यदि थीटा कर देंगे, माना कि ये कोई भुजा है BC और ये भुजा क्या है AC, इन दोनों के जो बीच का जो कोण है थीटा है, उसको हमें करना है 0 डिग्री। माना कि एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे, इनके बीच का यदि कोण है, जैसे माना कि जहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अब इसको 0 डिग्री करेंगे, घटा के लेके आएंगे, तो 0 डिग्री करेंगे, दोनों भुजाएं एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगी। तो ये वाली भुजा भी कहाँ आ जाएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी, जो CB तो जहाँ है वहीं रहेगी। अब इस थीटा को घटाएंगे 0 डिग्री, क्योंकि हमें किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, 0 डिग्री के लिए। तो हमें जो थीटा है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो भुजा है ये नीचे आएगी, AC भुजा नीचे आएगी और वो कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी इस BC पर ही, यानी कि इसका जो यहाँ पे था B, A पॉइंट है वो भी कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ BC पर ही आ जाएगा, यानी कि ये भुजा ऐसी हो जाएगी। ये डायग्राम ऐसे बनेगा, C तो जाए वहीं रहेगा, B भी जाए वहीं रहेगा, लेकिन जब इस थीटा को 0 डिग्री बनाएंगे तो जो A वाला पॉइंट है वो भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी A भी यहाँ पर ही होगा। क्यों, क्योंकि थीटा को कर दिया हमने 0 डिग्री, ये तो AC भुजा थी वो भी इसके ऊपर ही आ गई। इसका मतलब क्या क्या हुआ, तो
तो जो BC है वो किसके बराबर हो गई, AC भुजा के बराबर होगी, क्योंकि जब थीटा को नीचे करेंगे तो ये AC भुजा भी किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर। यानी कि AC जो भुजा है, ऐसा करने पर AC भुजा किसके बराबर होगी, AC भुजा किसके बराबर होगी, BC के। और ये जो हाइट थी AB, ये घट के क्या हो गई, 0। क्यों, क्योंकि इस डायग्राम में हाइट जो दिख रही है आपको AB, ये वाली हाइट है इसकी। लेकिन जब थीटा 0 हुआ, इसका मतलब जैसे इन दोनों, ये जो कोण है इन दोनों के बीच की हाइट ये है, ये वाली। अब यदि ये कोण को घटा के यहाँ ले आए तो हाइट और छोटी हो जाएगी, यहाँ ले आए तो हाइट ये छोटी सी और रह गई, यहाँ ले आए तो हाइट और कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल 0 कर नीचे ले आए तो हाइट क्या हो जाएगी, एकदम 0। तो इसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। इसका मतलब AB क्या हो गया, AB हो गया यहाँ पे 0। AC किसके बराबर हो गया, BC के। ये वाला AC है, ये BC के बराबर हो गया, क्योंकि A बिंदु भी यहाँ पे ही आ गया, क्योंकि ये जो BC थी इसके ऊपर भी AC ओवरलैप हो गया, AC आके मिल गया। और AB जो था ये बिल्कुल 0 हो गया, हाइट है ही नहीं इसमें, थीटा 0 है इसलिए। अब देखें आगे, अब हम निकाल रहे हैं सबसे पहले जैसे साइन 0 के लिए निकालेंगे, फिर निकालेंगे कॉस 0 के लिए, फिर निकालेंगे टेन 0 के लिए। तो इससे पहले थोड़ी सी चीज़ और पढ़े, जो आप शायद 9th क्लास में पढ़े होगी, कोई चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, उसमें पढ़ा होगा आपने कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनको ऐसा जमाने के बाद आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का, LAL/KK1, ये वाला। अब ये क्या है, जैसे यहाँ पे है साइन, तो यदि मैं साइन थीटा का फॉर्मूला निकालूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला निकल के आएगा, ये है लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। तो इंग्लिश में लिखें इसको, तो ये PBP/HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको रटें तो लाल बटे कक्का से। अच्छा, अब देखें, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला निकालें, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन कहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और इंग्लिश के हिसाब से बनाएं तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब जैसे कॉस का बनाएं, कॉस थीटा, तो कॉस कहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, आधार अपॉन में क्या है, कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इंग्लिश में लिखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जैसे टेन का बनाए, टेन थीटा, टेन का होता है, टेन होता है यहाँ पे, इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। या फिर इसे लिख सकते हैं P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये तो हो गया इनके साइन कॉस टेन का। अब हम बात करें कॉट का, जैसे कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालें, कॉट थीटा, कॉट का होता है, कॉट होता है नीचे यहाँ पे, अब तो नीचे से शुरुआत करनी, तो क्या आएगा, A/L, यानी आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ के हिसाब से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, सेक की बात करें, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या आएगा, सेक होता है यहाँ पे, तो क्या आएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ऐसे कोसेक की बात करें तो क्या आएगा, कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमें बताना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो सबसे पहले तो साइन 0, कॉस 0, टेन 0 तीनों ले लिए, बाकी जो 3 होंगे वो इसके अपोजिट होंगे, तो पहले 3 निकाल लें। तो साइन, साइन के लिए फॉर्मूला होगा वो, अच्छा 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और यहाँ पे होता है ये कि थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, कर्ण, और जो रह गया वो आधार, यानी कि बेस। तो इसका मतलब इसमें जो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस है और बेस है वो तो क्या हो गया, एक जैसे हो गया, दोनों इक्वल हो गया, और जो लंब है परपेंडिकुलर वो क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दोनों रखें। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब यहाँ पे है AB अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है AC, इसकी वैल्यू पुट करें। AB किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि AB यहाँ पे हाइट बची नहीं, तो AB किसके बराबर हो गया, 0 के, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन AC, AC ये किसके बराबर है,
BC के, तो या तो AC रहना है या फिर BC रहना है, एक ही बात है, क्योंकि ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो AC की जगह पे AC रहना है या फिर BC भी लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर में 0 में डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो साइन 0 की वैल्यू डायरेक्ट निकल के क्या आ गई, 0। हमने टेबल में भी कितनी बताई थी, 0 ही बताई थी। आगे आ जाएँ, cos 0 निकालें। तो cos 0 के लिए देखें, cos का फॉर्मूला बताएं, cos का फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार देखें, बेस देखें, बेस क्या है, BC अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, वो कितना है, AC। इसको सॉल्व करें तो BC किसके बराबर है, BC AC के बराबर है और AC अपॉन में भी चल रहा है। तो AC से AC कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। तो साइन cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। और हमने भी क्या बताई टेबल में, 1 ही बताई थी। इसके बाद यहाँ जाइए tan 0 पे। tan का फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है, लंब कितना है, लंब है इसमें AB अपॉन आधार यानी बेस कितना है, BC। दोनों की वैल्यू पुट करें। AB तो क्या बन गया था यहाँ पे, 0, हाइट बची नहीं थी इसमें, अपॉन BC को BC रहने दें क्योंकि ऊपर 0 है, तो डिवाइड करेंगे तो 0 में तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो sin 0, cos 0, tan 0 तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अब हम बात करें इनके अपोजिट, साइन के नीचे कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक यहाँ लिख देता हूँ नीचे, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 होगा 1 अपॉन साइन 0, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है। तो 1 अपॉन साइन 0 निकालेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक 0 की। तो निकालें तो 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, और 1 अपॉन 0 करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। उसके बाद बात करें कॉस के नीचे क्या होता है, सेक। तो सेक 0 की वैल्यू फाइंड करें, सेक 0 डिग्री। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का, सॉरी कॉस का। तो 1 अपॉन कॉस 0, तो 1 अपॉन कॉस 0 कितना है, 1। तो 1 अपॉन 1 करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद tan के नीचे कौन होता है, कॉट। तो कॉट 0 की बात करें, कॉट 0 तो 1 अपॉन tan 0, तो 1 अपॉन tan 0 कितना है, 0। तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये भी 3 नौ निकल के आ चुके हैं। ये तो बात हो गई 0 डिग्री के लिए। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री के लिए। देखिए कैसे, तो देखिए अब हम बात करेंगे 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए तो 90 डिग्री मान निकालेंगे सभी का। अच्छा, सबसे पहले लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। माना कि ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये है A, ये है B और ये है C। यहाँ पे माना कि थीटा है और यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री के एंगल। तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर यानी लंब, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड कर्ण, हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या बन गया, बेस यानी आधार। अब देखें आगे, हमें पहले अब थीटा कितने डिग्री का लेना है, थीटा लेना है हमें 90 डिग्री का। तो पहले हमने थीटा जो लिया था वो कितने डिग्री के लिए लिया था, 0 डिग्री के लिए। तो इस थीटा को कम किया था क्योंकि हमें इनके तो दोनों का बीच का जो थीटा है वो कम करना, 0 करना था। अब हमें दोनों के बीच का थीटा कितना करना है, 90 डिग्री करना है, एकदम सीधा करना है। देखिए कैसे, माना कि ये हमने ऐसे कर दिया, ये ऐसे बन रहा था, AB रहा, इससे कुछ नहीं कहा, यहाँ पे C, इससे भी कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, इस A को एकदम सीधा कर दिया ऐसे। तो अब इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मैं एक प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इसको मैं प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ। एक जैसे माना कि ये BC है, ये वाला है BC, ये BC है, और ये वाला है AB, ये वाला ये BC, ये वाला है नीचे वाला, और ये वाला है AB, ये वाला, और ये वाला आपका हाइपोटेनियस है, इसका नाम क्या है, AC। अब मुझे क्या करना है, हमें इस AC को बनाना है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री। इसको एकदम सीधा करना है, यहाँ पे बनाना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनाने के लिए इसको एकदम सीधा करना पड़ेगा।
तो ये सीधा कब होगा, ये सीधा जब होगा इसके साथ इधर वाली भुजा भी निकल के आ जाएगी, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, ओवरलैप, तभी ये सीधा होगा। क्योंकि जैसे माना कि इसको छोड़ें तो ये 90 यहाँ पे है, ये 90, और यदि इसको सीधा करें, यदि इसको हम सीधा करें तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर कैसे आ जाएंगी, ऐसे, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, एक ही जगह पे आ जाएंगी, यानी इसकी हाइट AB और ये वाली AC भुजा दोनों कैसी हो जाएंगी, समान। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें जब थीटा 90 होगा तो AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के, AC बराबर हो जाएगा किसके, AB के, और ये जो B बिंदु है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये C की जगह पे ही आ जाएगा, क्योंकि AB रेखा है वो भी जैसे ये थी ऐसे, ये थी ऐसे, इसको सीधा करेंगे तो ये भी इसके साथ ही निकल के आ जाएगी, तो B बिंदु कहाँ आ जाएगा, C पर ही आ जाएगा। इसका मतलब BC जो भुजा है, BC जो नीचे की दूरी है वो क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे sin 90 के लिए, तो sin 90, उसके बाद cos 90 के लिए, और उसके बाद tan 90 के लिए, बाकी तीन इनके अपोजिट हो जाएंगे। देखिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, यहाँ पे हमें बताना है साइन का फॉर्मूला, तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब, इसमें लंब क्या है देखना, AB, परपेंडिकुलर है AB, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, कर्ण कितना है, AC। अब देखिए AB किसके बराबर है, AC के ही बराबर है, AB बराबर है AC के, क्यों, क्योंकि जब इसको इधर लेके आए तो ये भी इसके साथ आ गया, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो AB किसके बराबर हो गया, AC के, और अपॉन में क्या चल रहा है, AC ही चल रहा है, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो साइन, जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और हमने टेबल में भी 1 ही बताई है। cos 90 की बात करें, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इसका, आधार कितना है, BC, अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है इसका, AC, दोनों की वैल्यू पुट करें। BC कहाँ है, ये वाला BC, अच्छा BC क्या हो गया था, 0, क्यों, क्योंकि जब इसको सीधा किया था तो ये भी इसके साथ आ गया, B वाला पॉइंट भी, ये भी नीचे से कहाँ निकल के आ गया, यहाँ पे इसके साथ ही ओवरलैप हो गया एक दूसरे के ऊपर, तो BC क्या हो गया था, 0, अपन में AC को तो AC रहने दो क्योंकि ऊपर 0 है, डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0, यानी cos 90 है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसके बाद आते हैं tan 90 पे, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, लंब कितना है, AB, अपॉन आधार, बेस कितना है, बेस है BC, दोनों की वैल्यू पुट करें। AB कितना है, AB किसके बराबर है, AC के, और BC क्या हो गया था, 0 हो गया था, तो किसी के बराबर करने की जरूरत नहीं है, AB को AB रहने दें। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 0 है, तो 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करें तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो tan 90 की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो ये आ गए sin 90, cos 90, tan 90। अब इसके अपोजिट, साइन के नीचे कौन होता है, कोसेक, तो कोसेक 90 की क्या हो जाएगी, कोसेक 90 1 के अपॉन में ये आएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 ही हो जाएगी। अच्छा उसके बाद बात करें cos के नीचे कौन होता है, सेक, तो सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अच्छा उसके बाद बात करें tan का उल्टा कौन होता है, cot, तो cot 90 इसका अपोजिट हो जाएगा, अनंत का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनंत का अपोजिट होगा 1/अनंत, और 1/अनंत क्या होता है, 0, तो cot 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये 90 वाले वैल्यू, 0 वाले कंप्लीट और 90 वाले कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 30 की और 60 की, और उसके बाद बात करेंगे 45 की। तो देखिए अब हम बात करेंगे 30 एंड 60 डिग्री के लिए, 30 और 60 डिग्री के लिए, और इसके बाद हम बात करेंगे 45 के लिए। तो पहले 30 और 60 देख लें। देखिए अब यहाँ पे हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई है वो यहाँ पे काम में आएगी। देखिए कैसे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक समबाहु ट्रायंगल त्रिभुज ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड कैसी होंगी, इक्वल।
इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी और ये सी। एक समबाहु त्रिभुज लिया, इक्विलैटरल एंगल लिया, जैसे ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, यानी तीनों साइड कैसी होंगी, इक्वल इक्वल होंगी, इक्विलैटरल एंगल है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में इस ए से इस BC भुजा के मिड पॉइंट को मिला दिया है, माना कि इसका मिड पॉइंट D है, तो A से इस D को मिला दिया, AD भुजा हो गई। इस AD भुजा ने इस ABC ट्रायंगल को दो भागों में बांट दिया, एक तो ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल हो गया ADC, ये दो त्रिभुज हो गए। अच्छा, माना कि ये जो भुजा थी AB, ये 2A थी, आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं, मैं आप क्वेश्चन को इजी करने के लिए 2A लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो AA हो जाएगा इसका हाफ। ये ले ली 2A, तो ये भी क्या होगी 2A, और ये वाली BC ये भुजा भी क्या होगी 2A ही होगी, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, ये मिड पॉइंट था D, इसका मतलब इसकी वजह से जब ये मिड पॉइंट है तो ये आधी आधी हो गई, तो पूरी 2A है तो हाफ हाफ क्या हो जाएगी A और A, यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी A। अब देखिए, माना कि यहाँ पे है 90 डिग्री और यहाँ पे भी कितना होगा फिर 90 डिग्री, और माना कि यहाँ पे ले लिया 30 ले लो, तो 60 लो, आपकी मर्जी कोई भी ले लो। जैसे यहाँ पे 60 लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, तो यहाँ पे 60 ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, और यदि यहाँ पे 30 लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, उन तीनों का सम कितना होता है 180। जब ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, कितना हो गया 150। 150 में कितना और चाहिए 30 डिग्री 180 करने के लिए। जैसे यहाँ पे 30 ले लेंगे तो 60 और जरूरत पड़ेगी 180 करने के लिए, तो ये आप रख सकते हैं आराम से। अब ये देखो क्या क्या किया। सबसे पहले तो AB इक्वल AC इक्वल BC, तीनों साइड कैसी हैं इक्वल है, और तीनों का जो वैल्यू है वो कितना है 2A। अच्छा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब BD इक्वल है किसके DC के, और इसकी वैल्यू क्या है A, दोनों की AA है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला एंगल है 60 और ये वाला एंगल कितना है 30 का। अब देखिए मैंने क्या किया, एक एंगल में निकाल रहा हूँ, माना कि ये वाला एंगल निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पे बात करेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल निकालो, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई सा एक निकालो। जैसे माना कि मैंने ये ले लिया, आप चाहे तो भले ये वाला भी ले सकते हैं, कोई सा एक ले लो। जैसे माना कि इन ट्रायंगल जैसे ये ले लिया ABD, इसको मैंने अलग से निकाल लिया यहाँ पे, ये लो, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे क्या है D। इस ट्रायंगल में ये जो भुजा है ये क्या लिख रही है हमारे पास 2A, ये वाली BD ये क्या लिख रही है A। अब हमें ये भुजा नहीं पता है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे कोई भी ले लेंगे, वो बात की बात है। तो सबसे पहले हमें इस भुजा का पता होना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है बिल्कुल, और राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो भुजाओं की माप दे रखी है, तो हम तीसरी भुजा भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले तो ये निकालें, AD निकाल लें, कैसे निकालेंगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा ये 90 की भुजा सामने की क्या होती है कर्ण, इसका मतलब ये हाइपोटेनस से कर्ण है, और ये होती है जैसे यहाँ पे ले लें 60 डिग्री ले लें, तो इसके अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये बेस है आधार। अब देखें पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इंग्लिश में लिखे तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब इस तीनों चीज़ों में हमें दो साइड दे रखी है, हमें एक चीज़ निकालनी है, तो जिसको दे रखी है वैल्यू पुट करते जाओ। कर्ण हाइपोटेनस वो कितना दे रखा है 2A, तो इसका मतलब 2A का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल बेस आधार कितना दे रखा है A, इसका मतलब ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है इसका पता नहीं है, तो इसको AD को AD रहने दें, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा 2A का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और A का होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ये A स्क्वायर ही है प्लस इधर क्या चल रहा है AD का होल स्क्वायर।
अब यदि AD का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, ट्रांसफर करेंगे, इधर प्लस का इधर ट्रांसफर होगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा AD का होल स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा 4A² और ये A² प्लस का इधर ट्रांसफर होगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, पक्षांतर हो गया। तो AD का होल स्क्वायर इक्वल 4A² में से एक A² माइनस होगा, कितने A² बचेंगे, 3A², स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो AD हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √3A²। अब रूट हटाएं तो 3 का रूट तो 3 बचेगा और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, A। तो ये आ गया √3A, यानी इसका हमें पता चल गया ये कितना आ गया, √3A। अब हम आराम से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले 60 डिग्री के निकाल लें, ये हमें पता था, ये हमें पता था, ये हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये जो AD भुजा आई है, ये वाली भुजा, ये कितनी आ गई, ये आ गई √3A। अब देखें 60 डिग्री के लिए निकाल, तो 60 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री के लिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लाल बटे कक्का, या फिर ऐसे करें, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे भी देख सकते हैं। देखिए हमें निकालना है साइन 60 डिग्री के लिए, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें देखना, इसमें लंब कितना है, लंब है 90 डिग्री के अपोजिट साइड लंब होती है, और सॉरी थीटा के अपोजिट साइड लंब होती है, वो कितनी है, √3A। तो लंब तो है हमारे पास √3A अपॉन कर्ण हाइपोटेन्यूज, वो कितना है, 2A। तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसर, तो क्या बच गया, √3A अपॉन 2। इसका मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। अब निकालेंगे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। कॉस का फॉर्मूला देखिए, कॉस का फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आधार बटे कर्ण, कॉस 60 का जो फॉर्मूला है वो हो गया आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार इसका बेस, इसमें देखिए बेस कितना है, ये वाला आधार बेस ये है, कितना है, BD, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इसकी, आधार है A, BD का मान दे रखा है A अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कितना है, 2A। तो यहाँ पर रखें 2A और A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। क्लियर। उसके बाद है tan 60, tan का फॉर्मूला देखिए, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका देखना, परपेंडिकुलर है कितना, √3A। तो ये तो है √3A अपॉन बेस यानी आधार कितना है, A। तो ये पुट करें और A से ये क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा, √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3। हमारे पास sin 60, cos 60 और tan 60 तीनों आ चुके हैं। अब इनके अपोजिट निकालने हैं, वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई खास चीज़ है नहीं। तो जैसे हम निकाल रहे हैं, साइन के नीचे क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक 60 निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो ये हो गया कोसेक 60। उसके बाद कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक 60 का हो जाएगा इसका उल्टा, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, या फिर 2 कहते हैं, एक ही बात है। उसके बाद tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो cos 60, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट इसका उल्टा कर देंगे √3 का, तो √3 के अपॉन में कुछ नहीं, 1 ले लिया, तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये इसके भी आ चुके हैं। हमने 0 डिग्री के निकाल लिया, 90 के निकाल लिए, 60 के निकाल लिया। इसी में से किसके और निकाल सकते हैं, 30 डिग्री के भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैं ओनली ये 60 को हटा के यहाँ पे क्या रख दूंगा, 30, और 60 को हटा दूंगा तो लंब कर्ण आधार भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं 60 का हो गया, अब हम बात करेंगे 30 के लिए। तो 30 के लिए क्या करेंगे, जो पहले 60 यहाँ था तो हमने 60 डिग्री के निकाला, अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 30 डिग्री के लिए। तो ये वाला एंगल वो थीटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल।
अब ये चेंज हो जाएंगे लंब कर्ण। देखो हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज जैसा वैसा रहे, क्योंकि 90 डिग्री अपोजिट है, वो तो हाइपोटेन्यूज तो 2a ही रहेगा। अब थीटा के जस्ट अपोजिट से वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये पहले बेस था, अब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर था, ये क्या हो जाएगा, बेस। बस इतना सा चेंज हो गया, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। निकालो साइन 30, साइन 30 का फॉर्मूला लगाओ। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसका देखना, परपेंडिकुलर कहाँ है, ये वाला a अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, कर्ण कितना है 2a। तो ये कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। उसके बाद निकालें कॉस 30 की, कॉस 30 की निकालें। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस ये है √3a, √3a अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है इसका, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 2a। तो ये आ जाएगा 2a, a से ये क्या हो जाएगा कैंसल। तो cos 30 की वैल्यू क्या आ गई √3/2। अब क्या रह गया tan 30, sin 30 आ गया, cos 30 अब आ गया tan 30। अच्छा tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला यहाँ से देखें, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब देखें ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला, ये कितना है a अपॉन आधार यानी बेस, बेस कितना है, बेस इधर है √3, इसको रखें √3a, a से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/√3। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2, कॉस 30 की √3/2 और tan 30 की कितनी आ गई 1/√3। अब देखिए इनके अपोजिट करके ये भी निकाल सकते हैं। साइन के नीचे कौन होता है कोसेक, तो कोसेक 30 का निकालें, कोसेक 30 का कितना आ जाएगा 1/2 का उल्टा कर दीजिए, अपोजिट क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही कॉस के नीचे क्या होता है सेक, तो सेक 30 का क्या आ जाएगा, तो इसका उल्टा कर दें, √3 की अपॉन 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 2/√3। और tan का उल्टा कौन होता है कॉट, तो कॉट 30 का क्या आ जाएगा, कॉट 30 का हो जाएगा इसका अपोजिट 1/√3 का अपोजिट क्या हो जाएगा √3। अब रह गया है 45 वाली वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे देखिए। तो देखिए अब हम बात करेंगे 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। अब रह गया ओनली 45 डिग्री। देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए थीटा हमें कितना लेना है 45 डिग्री। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी और सी। और इस ABC ट्रायंगल में ये B एंगल है, ये है आपका 90 डिग्री का, और यहाँ पे माना कि है थीटा, और थीटा हमें कितने का लेना है 45 डिग्री का। ये थीटा मैंने ले लिया जैसे कि 45 डिग्री। अब सुनो, जब ये मैंने ले लिया 45 डिग्री, तो ये बताओ ये कितना होगा एंगल, ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों का जो सम होता है, योग होता है, वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। जब ये हो गया 90 और ये हो गया 45, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 45 मिलके दोनों कितने हो गए 90, और 90 कितना हो जाएगा 180। तो जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अच्छा थीटा के जस्ट सामने के 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, और थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है आधार यानी कि बेस। अब देखिए ये 45 डिग्री है और ये भी कितना है 45 डिग्री। अब एक चीज़ समझे यहाँ पे कि कोई ट्रायंगल है, माना कि ये कोई ट्रायंगल है, अब कोई जरूरी नहीं है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, कोई सा भी ट्रायंगल ले लें। एक ट्रायंगल ले लिया, उस ट्रायंगल में माना कि ये वाला एंगल है 1 और ये वाला एंगल है 2 और ये वाला एंगल है 3। अब इस ट्रायंगल में कोई से भी दो एंगल यदि इक्वल हो जाए, समान हो जाए, कोई से दो हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है 1 और 2 हो या फिर 1 और 3 हो, कोई से भी हो सकते हैं 1 और 3 हो या फिर 2 और 3 हो या फिर 3 और 2 हो, कोई से भी दो ट्रायंगल लें और दो एंगल लें और दोनों हो जाए इक्वल, माना कि 1 और 2 इक्वल हो गए, तो इस ट्रायंगल में दो एंगल यदि इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड भी कैसी होती हैं इक्वल होती हैं। इस एंगल के अपोजिट साइड ये वाली
और इस एंगल की अपोजिट साइड ये वाली, ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल इक्वल होंगी। जब ये 5 की है तो ये भी कितनी की होगी, 5 की ही होगी। अब यहाँ पे देखें, ये 45 डिग्री का है और ये भी कितने का है, 45 डिग्री का। इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए, 45 डिग्री का, मतलब समान हो गए, इक्वल हो गए। और जब दो एंगल इक्वल हैं, समान है, तो इनकी अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल इक्वल होंगी। यानी कि ये वाली साइड AB और ये वाली साइड BC, ये दोनों कैसी होंगी, समान। क्योंकि इस एंगल की अपोजिट साइड ये वाली, इस एंगल की अपोजिट साइड ये वाली, तो दोनों कैसी हो जाएंगी, समान। माना कि ये मैंने मान ली A है, तो ये भी क्या होगी, ये भी A होगी। ये आ गई हमारे पास A, ये आ गई A। अब हमें इसका नहीं पता H यानी हाइपोटेनस कितना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये भी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा, कर्ण यानी परपेंडिकुलर, ये कितना दे रखा है ये पता नहीं हमें, तो ये AC का होल स्क्वायर इक्वल बेस, आधार कितना है इसका A, तो A स्क्वायर प्लस लंब परपेंडिकुलर, ये कितना है, ये भी A है, तो ये A स्क्वायर। ये दोनों मैंने A क्यों माने हैं, क्योंकि ये दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल। जब इसको A मानना है तो इसको भी A ही मानना पड़ेगा। अब तो ये हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर और A स्क्वायर, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा √2A स्क्वायर। अब स्क्वायर AC स्क्वायर हटेगा, रूट लग गया, तो रूट को कैंसिल करेंगे तो AC कितना आ जाएगा, 2 का रूट तो 2 ही रहेगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा A। तो AC आ जाएगा √2A, यानी कि ये वाला AC आ गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गया √2A। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम निकालें, sin 45 का निकालें, उसके बाद क्या निकालना है, cos 45, और उसके बाद क्या निकालना है थर्ड नंबर पे, tan 45। देखिए अलग अलग निकाल रहे हैं। sin 45 का निकालेंगे तो sin का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, देखिए sin का फॉर्मूला लगाएं। sin का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, लंब कितना है, लंब है इसका ये वाला, और ये कितना दे रखा है A, अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, ये वाला, कर्ण, कर्ण कितना है √2A, √2A। A से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√2। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अब निकालेंगे cos 45, तो cos का फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है आपका A, अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, ये कितना है √2A, √2A। A से ये क्या हो गया कैंसिल, ये भी कितना आ गया 1/√2। तो cos 45 और sin 45 दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2। उसके बाद बात करेंगे tan 45, तो tan किसका अपोजिट होता है, नहीं सॉरी tan अपोजिट नहीं, फॉर्मूला लगाएं। tan का फॉर्मूला क्या होगा, tan का फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका A, अपॉन आधार यानी बेस कितना है A से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये तीनों वैल्यू आपकी आ चुकी हैं। अब इनके अपोजिट जाके निकाल सकते हैं। साइन के नीचे कौन होता है, कोसेक, तो कोसेक 45 का क्या हो जाएगा, कोसेक 45 इसका उल्टा हो जाएगा 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2। उसके बाद बात करें cos 45 की, cos के नीचे क्या होता है सेक, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√2 का, तो √2 ही हो जाएगा। उसके बाद tan के नीचे कौन होता है कॉट, तो कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा cot 45, यहाँ पे है 1 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। तो ये आपकी सारी वैल्यू आ चुकी है। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बेस था आपका, बेसिक जो था वो मैंने सारा आपको सॉल्व करवा दिया है और इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। अब कल से मैं जो अगली वीडियो आएगी आपकी, उसमें ये जो चैप्टर है, छठवां चैप्टर आपका राजस्थान बोर्ड का, वो मैं शुरू करने वाला हूँ। उसमें आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होंगे विद एग्जाम्पल। तो अब इसमें कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन ये आ रहा होगा इस वीडियो को देख के कि हम टेबल याद करके भी ये पूरा चैप्टर कर सकते हैं, तो हम ये जो एक्स्ट्रा पढ़ा है कि इन वैल्यूओं को निकाला कैसे जाता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है।
तो जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं, एक नॉलेज के साथ पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो उसमें यदि विश्वास रखते हैं तो ये पूरा डेटा पढ़ें। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ओनली ये है कि मुझे तो चैप्टर पढ़ के ही नंबर लेके आने हैं, तो उसके लिए ओनली टेबल है, वो टेबल पढ़े, टेबल ठीक से याद करें और आराम से इस चैप्टर को सॉल्व करें। और जो बच्चे सीबीएसई लेवल से पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी पूरी नॉलेज रखना चाहते हैं, तो पूरा डिटेल से पढ़ें, पूरी वीडियो पढ़ें। जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाके देख लें, और वहाँ पे व्हाट्सअप लिंक वगैरह, ट्विटर की लिंक वगैरह, जो इंस्टाग्राम की लिंक है और उसकी है टेलीग्राम की, वहाँ जाके कमेंट में भी इस क्वेश्चन के बारे में आप बता सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप वो मुझसे इस कमेंट करके पूछ सकते हैं।